बूढ़ी पिशाचिनी बोली, तुमको उस पागल काम पिशाचिनी की एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी सुनाती हूँ जो बहुत ही भयानक और गुस्सा दिलाने वाली है। उसकी करतूतों को सुनकर तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा कि उस काम पिशाचिनी को पागल पिशाचिनी क्यों बोला जाता है। जब संक्रेता पिशाचिनी लोक में आई तो इसके जीवन काल में किए गए कर्मों के अनुसार इसे काम पिशाचिनी की श्रेणी में रखा गया। संक्रेता हमेशा उत्तेजित रहने वाली काम पिशाचिनी थी। इसको जब भी मौका मिलता पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों के साथ अश्लील हरकत करके उत्पात मचाती रहती। हर रोज पृथ्वी पर मध्य रात्रि में किसी घर में प्रवेश कर जाती और उस घर में मौजूद सभी पुरुषों को अपनी काम अग्नि के ज्वाला में जलाकर राख कर देती और उस घर की महिलाओं की हत्या कर पिशाचिनी लोक में रहने की नागरिकता दे देती। इसके इस उत्पात के डर से पृथ्वी के सभी तांत्रिक, साधु, योगी, अवघड़ और पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव जाति सदमे में पड़े हुए थे कि ये कौन सी नकारात्मक शक्ति है जो इस प्रकार पृथ्वी पर उत्पात मचा रही है। इस काम पिशाचिनी के उत्पात की कहानी पृथ्वी पर 2 देशों की सीमा पर तैनात सुरक्षा बल से हुई। उस दिन की रात इस काम पिशाचिनी के अश्लील उत्पात की पहली रात थी। सीमा पर तैनात कुछ जवान घोर निद्रा में सोए हुए थे तो कुछ जवान मध्य रात्रि को सीमा की पहरेदारी कर रहे थे। तभी अचानक ये काम पिशाचिनी अपने कामुकदा से जलवा बिखेरते हुए एक अति सुंदर महिला के रूप में चली जा रही थी। एक फौजी अपना बंदूक का निशाना इस काम पिशाचिनी पर साधते हुए बोला, कौन है तुम और इतनी रात को यहाँ किस काम से आई थी। तभी काम पिशाचिनी फौजी के पास जाकर बोली, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी मेरा वो काम नहीं हुआ, क्या तुम मेरा काम कर दोगे। फौजी बोला, इतनी रात में इधर कौन सा काम हो सकता है तुम्हारा, पहले तो तुमको इधर कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो तुम, तुम्हारा घर कहाँ है। तभी काम पिशाचिनी बोली, बाबू साहब मैं इसी बगल वाली गाँव से आई हूँ और मैं रोज आपके फौजी दोस्त रमेश से मिलने आती हूँ, लेकिन रमेश कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, लगता है दिवाली की छुट्टी मनाने घर चला गया है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई और आपसे मुलाकात हो गई, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। फौजी बोला, तुम जिस रमेश नाम के व्यक्ति के बारे में बता रही हो उस नाम का कोई भी फौजी इस सेक्टर में नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। और बात रही तुम्हारी मदद करने की, वो तो मेरा कर्तव्य है, बताओ क्या करना होगा मुझे। फौजी के इन बातों को सुनकर काम पिशाचिनी अपने शरीर के वस्त्रों को एक एक करके उतारने लगी। काम पिशाचिनी द्वारा अपने वस्त्रों को उतारते देख फौजी गुस्से से कांपने लगा और साथ ही साथ काम पिशाचिनी के इस हरकत ने फौजी के मर्दानगी को भी लालच दे रहा था। काम पिशाचिनी द्वारा परोसा गया लालच धीरे धीरे फौजी के गुस्से को ठंडा करके उत्तेजना की अग्नि भरते जा रही थी। काम पिशाचिनी फौजी के बंदूक को हटाते हुए बोली, रमेश के साथ बहुत दिन से इस जंगल में रात बिता रही हूँ, लेकिन वो तृप्त नहीं कर पाया, देखती हूँ आज उसके दोस्त मुझे तृप्त कर पाएगा या नहीं। इतना बोलकर काम पिशाचिनी भूखी शेरनी की तरह उस फौजी पर टूट पड़ी और अंत में वो फौजी इस काम पिशाचिनी के हैवानियत की भेंट चढ़ गया। काम पिशाचिनी को तृप्त होने से पहले ही फौजी दम तोड़ दिया, लेकिन वो फौजी काम पिशाचिनी के अंदर की उत्तेजना को जागृत करके चला गया और काम पिशाचिनी के उत्तेजना सीमा पर मौजूद सभी फौजियों को एक एक करके रातों रात चबा गई। सुबह होते ही सीमा से सटे आसपास के गांवों में कोलाहल मच गया कि रात में बॉर्डर पर दूसरे मुल्कों के दुश्मनों के द्वारा हमला से वहां पर तैनात सभी सुरक्षा बल की मौत हो गई। बॉर्डर पर हुई इस घटना को देखने के लिए गांव के सभी लोग भीड़ बनकर बॉर्डर पर एकत्र हो गए थे। उस भीड़ में कुछ तांत्रिक भी मौजूद थे। एक तांत्रिक का नाम परमानंद था। उस स्थान पर इस घटना को देखकर सभी लोग हैरान थे कि इन फौजियों को मारने वाले किसी भी प्रकार की बम बारूद का इस्तेमाल नहीं किया है। उन लाशों को देखकर अचानक तांत्रिक परमानंद चिल्लाते हुए बोलने लगे, ये हमला किसी दुश्मनों द्वारा नहीं किया गया था। इन फौजी भाइयों को किसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति ने अपनी बलि ले ली। यह किसी काम पिशाचिनी का कार्य हो सकता है। इन लाशों को देखकर ऐसा लगता है कि काम पिशाचिनी अपनी काम की अग्नि में जला दिया हो। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो आज रात 12 बजे मेरे आश्रम के निकट आकर देख लेना। मैं उस काम पिशाचिनी को अपने आश्रम से लगे पेड़ में बांधकर प्रताड़ित करूंगा। तांत्रिक परमानंद की बातों को सुनकर गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद यह तांत्रिक ठीक ही कह रहा है। लाशों को देखकर साफ साफ पता चलता है कि इन लोगों पर किसी मनुष्य ने प्रहार नहीं किया है। यह किसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति का ही कार्य हो सकता है। सुरक्षा बलों की इतनी संख्या में मौत होने से पूरा मुल्क में हाहाकार मचा हुआ था। पूरा देशवासी पड़ोसी देश को कोसने में लगे हुए थे और यह काम पिशाचिनी उस गांव के इर्द गिर्द ही मंडरा रही थी। उधर तांत्रिक परमानंद रात को पिशाचिनी साधना करके इस काम पिशाचिनी को प्रकट करने के लिए साधना स्थल का चयन एवं सामग्री जुटाने में व्यस्त था।
काम पिशाचिनी को प्रकट करने का सारा इंतजाम करने के बाद शाम 7 बजे तांत्रिक परमानंद अपने आश्रम के आगे बैठ गया। तांत्रिक परमानंद के समक्ष गांव के एक भी लोग उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें काम पिशाचिनी से डर था। तांत्रिक परमानंद काम पिशाचिनी को प्रकट करने के लिए साधना को किए जा रहा था और उधर काम पिशाचिनी भी अपना काम किए जा रही थी। उस गांव के प्रत्येक घर में घुसकर पुरुषों को पकड़कर अपनी काम अग्नि में जलाकर मारती जा रही थी। तांत्रिक परमानंद के द्वारा उच्चारण किए गए मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे इस काम पिशाचिनी के ऊपर होने लगा। तांत्रिक परमानंद उस काम पिशाचिनी के उत्तेजना को कम करते हुए अपने आश्रम की ओर खींचने लगा। कुछ देर में अचानक काम पिशाचिनी तांत्रिक परमानंद के समक्ष प्रकट होकर बोलने लगी, ऐ साधक, तुम अपनी इस साधना को जल्दी बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो? तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा मन में जो आएगा मैं वह करूंगी। मैं इस गांव से तृप्त होकर ही वापस लौटूंगी। अगर तुम मेरे काम में इस प्रकार बाधा डालोगे तो तुम्हें भी मरना होगा। काम पिशाचिनी की बातों को सुनकर तांत्रिक परमानंद हंसते हुए बोला, तुम अपनी इस धमकी को अपने पास रखो काम पिशाचिनी। शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि मैं तुम जैसी कितनी पिशाचिनियों को बिना तृप्त किए विसर्जन कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारी इस क्रूरता को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम ये जो निर्दोषों को मारकर तृप्त होने की तलाश में घूम रही हो, शायद आज तुम्हारी तलाश पूरी हो गई। मैं तुमको तृप्त करूंगा। तांत्रिक परमानंद के मुंह से तृप्त करने की बात को सुनकर काम पिशाचिनी गहरी सांस लेते हुए बोली, तो तुम मुझे तृप्त करोगे। अगर तुम मुझे तृप्त कर दिए तो मैं तृप्त होने के बाद सीधा अपने लोक में चली जाऊंगी और दोबारा किसी भी मनुष्य के पास नहीं जाऊंगी। काम पिशाचिनी की बातों को सुनकर तांत्रिक परमानंद बोले, मेरे से तृप्त होने का तरीका कुछ अलग है और अगर तुम उन तरीकों को प्रयोग करने में मेरा साथ दोगी तभी मैं तुमको तृप्त करने में सफल हो पाऊंगा। तांत्रिक परमानंद के मुख से इस बात को सुनकर काम पिशाचिनी बोली, तुम्हारे द्वारा प्रयोग किए गए सभी तरीकों में मैं खुलकर तुम्हारा साथ दूंगी। बताओ सबसे पहले कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो? तांत्रिक परमानंद बोले, पहले तुम्हें इस डरावनी शक्ल को दिखाना बंद करना होगा। परमानंद की बातों को सुनकर पिशाचिनी अपने शरीर को एक कामुक स्त्री के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसे देखकर कोई भी पुरुष अपने ब्रह्मचर्य को नहीं रोक पाता। काम पिशाचिनी के इस रूप को देखकर तांत्रिक परमानंद अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि आज इस काम पिशाचिनी को ऐसी तृप्ति दूंगा जो एक नई इतिहास बनेगा। आज तक पिशाचिनियों को कोई भी साधक इस प्रकार से तृप्त नहीं किया होगा। इन सब बातों को सोचकर तांत्रिक परमानंद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी काम पिशाचिनी बोली, ऐ तांत्रिक, यह तुम बैठकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? जल्दी शुरू करो। तभी तांत्रिक परमानंद अपने आसन पर से उठकर एक हाथ से लोहे का सरिया दिखाते हुए बोले, उस पेड़ में तुम्हारा दोनों हाथ बांधकर इस सरिया से तुम्हारे ऊपर कुछ कार्य करूंगा और उसी क्रिया के अंतर्गत तुम्हें तृप्त करने का कार्य किया जाएगा। तांत्रिक परमानंद की बातों को सुनकर काम पिशाचिनी खुश होकर बोली, तो जल्दी शुरू करो ना, जो भी तुम्हें करना है जल्दी करो। काम पिशाचिनी की बातों को सुनकर तांत्रिक परमानंद काम पिशाचिनी को घुटने के सहारे बैठाकर उसके दोनों हाथों को पेड़ से बांध दिया। काम पिशाचिनी बोले, अरे कम से कम कपड़े तो उतार लेने देते। इधर तांत्रिक परमानंद काम पिशाचिनी की बातों को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा सा पीला सिंदूर लेकर मंत्रोच्चारण करते हुए काम पिशाचिनी के चारों तरफ उस सिंदूर से घेरा बना दिया। उसके बाद काम पिशाचिनी के थोड़ा सा बालों को पकड़कर 3 गांठ मार दिया। काम पिशाचिनी के बालों में 3 गांठ मारने के बाद तांत्रिक परमानंद थोड़ा सा सिंदूर को लेकर उस काम पिशाचिनी के ऊपर मंत्र उच्चारण करते हुए छिड़क दिया। काम पिशाचिनी के शरीर पर सिंदूर को छिड़कते ही काम पिशाचिनी चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किए हो तांत्रिक। तुम्हारे इस गलती का सजा इस गांव के सभी लोगों को भुगतना होगा। जिस प्रकार मैं कल रात तुम्हारे फौजी को एक एक को खड़ा करके उसके अंगों को चबा गई, उसी प्रकार इस गांव में रहने वाले सभी लोगों को चबा जाऊंगी। और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पास आने से पहले गांव के कितने लोगों को मैं चबाती आई हूँ। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो एक नजर अपने गांव की ओर करके देखो। तुम्हारे गांव के आधा से ज्यादा पुरुषों की आत्मा निकल चुकी है और अब तुम्हारा भी यही हाल करने वाली हूं मैं। तुम्हारा ये तंत्र विद्या कोई काम नहीं करेगा मेरे सामने। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मुझे जल्दी इस घेरा से बाहर निकालो। मुझे जाने दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। काम पिशाचिनी की बातों को सुनकर तांत्रिक परमानंद पागलों की तरह सभी घरों में जा जाकर पड़ताल करने लगा। धीरे धीरे उस गांव में महिलाओं और बच्चों की रोने की आवाजें पूरा ब्रह्मांड को हिला रहा था। उस गांव से सटे जंगल के पेड़ों पर रहने वाले पंछी चित्कार को सुनकर मध्य रात्रि में आकाश मार्ग में उड़ने को मजबूर थे। गांव के इस दुर्दशा को अपनी आंखों से देखकर तांत्रिक परमानंद शायद भूल गए कि वो काम पिशाचिनी को पेड़ में बांधकर इधर गांव के घरों में
पड़े लाशों को देखने आ गए हैं। इधर कांपी साचनी बंधे हुए रस्सी से छुटकारा पाने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। कांपी साचनी द्वारा ज्यादा जोर लगाने पर उसका हाथ बंधे हुए रस्सी से खुल गया और वो उस स्थान को छोड़कर भागना चाहिए। भागने के लिए कांपी साचनी अपने कदम जैसे ही आगे बढ़ाया, वैसे ही लाल सिंदूर की घेरा से एक बिजली उत्पन्न हुई और कांपी साचनी उसी घेरा में मूर्छित होकर गिर गई। कांपी साचनी को उस सिंदूर के घेरा ने अपने अंदर कैद कर रखा था। इस बात की जानकारी पिशाचिनी लोग की राजमाता दंत्रिका देवी के पास पहुंच गया। राजमाता के आदेशों को पाकर कई प्रकार की पिशाचनियां उस कांपी साचनी को सिंदूर की घेरा से निकालने उसके पास गई, लेकिन कोई भी उस घेरा को भेद नहीं पाई। आखिर में राजमाता दंत्रिका देवी खुद वहां जाकर एक अजीब हथकंडे को अपनाकर उस कांपी साचनी को वापस पिशाचिनी लोक में लेकर आई। उसी दिन से राजमाता की ये खास काम पिशाचिनी बन गई। मैं बोला, ये जो तुम राजमाता द्वारा अजीब हथकंडा अपनाने वाली बात बोली, वो क्या है? कौन सी हथकंडे को अपनाई थी तुम्हारी राजमाता दंत्रिका देवी? उसके बारे में बताओ। बूढ़ी पिशाचिनी बोली, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं बाद में बताऊंगी।